हेलो दोस्तों, ऑडिबल हिंदी में आपका स्वागत है, जहां इतिहास की अनकही कहानियां जिंदगी को नई प्रेरणा देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डार्क चैप्टर की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन इस कहानी का हीरो न कोई क्रांतिकारी था, न कोई सैनिक, बल्कि एक नन्हा सा वकील जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उनका नाम था सर सी शंकरन नायर। क्या आपने कभी सोचा कि एक अकेला भारतीय अंग्रेजों की धरती पर, उनके ही कोर्ट में, कैसे उनके सबसे क्रूर अपराधों का सच दुनिया के सामने लाया? ये कहानी सिर्फ हत्याकांड की नहीं, बल्कि उस साहस की है जिसने ब्रिटिश राज को कटघरे में खड़ा किया। तो चलिए इस अनसुनी कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे एक वकील ने इतिहास रच दिया। चैप्टर 1, द हॉरर ऑफ जलियांवाला बाग। साल था 1919, जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इस बगीचे में इकट्ठा हुए थे। कुछ उत्सव मनाने आए थे, कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने। रॉलेट एक्ट यानी वो काला कानून जिसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना किसी सबूत या सुनवाई के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। पंजाब में इस कानून के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था और 2 क्रांतिकारी नेता डॉ सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी बीच पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर के आदेश पर एक खौफनाक फैसला लिया गया। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग को घेर लिया। ये बाग चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था, जिसे डायर ने ब्लॉक कर दिया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। निहत्थे लोग भागने की कोशिश में कुएं में कूदे, लेकिन ज्यादातर गोलियों का शिकार हो गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। घायलों की गिनती 1500 के पार। यह हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह ब्रिटिश राज की बर्बरता का सबसे क्रूर चेहरा था। इस नरसंहार ने पूरे भारत को झकझोर दिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं में आजादी की आग को और भड़का दिया। लेकिन इस कहानी में एक और हीरो था जिसने तलवार नहीं बल्कि कानून की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। सर सी शंकरन नायर। चैप्टर 2, हु वॉज सर सी शंकरन नायर? शंकरन नायर कोई साधारण वकील नहीं थे। 1857 में जब भारत में आजादी की पहली जंग लड़ी जा रही थी, तब केरल के मालाबार में उनका जन्म हुआ। उनके परिवार का ईस्ट इंडिया कंपनी से पुराना नाता था। उनके दादा मालाबार के सिविल डिविजनल ऑफिसर के तहत काम करते थे। लेकिन नायर ने अपने रास्ते खुद चुने। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें कानून से प्यार हो गया। वो इतने मेधावी थे कि उनकी डिग्री पूरी होते ही सर होराशियो शेफर्ड, जो बाद में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। नायर सिर्फ वकील नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक और निडर राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों को बढ़ावा दिया, उस दौर में जब ये समाज में स्वीकार्य नहीं थे। 1997 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मलयाली अध्यक्ष बने। 1908 में वो मद्रास हाई कोर्ट के जज बने और 1915 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए, जहां उन्हें शिक्षा विभाग का प्रभारी बनाया गया। 1912 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी, लेकिन यह सम्मान उनके लिए कभी सिद्धांतों से बड़ा नहीं था। नायर का स्वभाव बगावती था। एक बार मद्रास में वकीलों ने प्रस्ताव पास किया कि कोई भारतीय वकील अंग्रेज बैरिस्टर का जूनियर नहीं बनेगा। नायर ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि हर वकील को अपने क्लाइंट के लिए सीनियर चुनने का हक है। इस साहसिक कदम की वजह से उनका बहिष्कार हुआ, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 1908 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की बात आई, तो नायर ने लिखा कि अंग्रेज जूरी अंग्रेजों के पक्ष में पक्षपाती होती है। इस बयान से अंग्रेजी समुदाय भड़क गया और कुछ ने उनकी हाई कोर्ट जज की कुर्सी छीनने की मांग तक कर दी। लेकिन नायर डरे नहीं। उनकी यही निडरता जलियांवाला बाग के बाद उनके सबसे बड़े युद्ध में दिखी। चैप्टर 3, द स्पार्क ऑफ डिफायंस। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने नायर को अंदर तक हिला दिया।
उस समय वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में थे, लेकिन इस नरसंहार की खबर ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने देखा कि माइकल ओडवायर और जनरल डायर न सिर्फ इस हत्याकांड के जिम्मेदार थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। नायर ने तुरंत वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक कागज नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक खुली बगावत थी। उनके इस्तीफे का असर तुरंत दिखा। पंजाब में प्रेस पर लगी पाबंदी और मार्शल लॉ हटाए गए। हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। लेकिन नायर यहीं नहीं रुके। उन्होंने 1922 में अपनी किताब गांधी और एनर्की प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने माइकल ओडवायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य जिम्मेदार ठहराया। इस किताब में नायर ने न सिर्फ डायर की बर्बरता को उजागर किया, बल्कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पर भी सवाल उठाए, क्योंकि उनका मानना था कि यह हिंसा को जन्म दे सकता है। इस किताब ने ब्रिटिश हुकूमत को बौखला दिया। माइकल ओडवायर ने नायर के खिलाफ लंदन के किंग्स बेंच कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह भारत की आजादी की लड़ाई का एक नया मोर्चा था। चैप्टर 4, द हिस्टोरिक कोर्ट रूम बैटल। साल 1922, लंदन का किंग्स बेंच कोर्ट। एक भारतीय वकील सर सी शंकरन नायर अंग्रेजों की धरती पर उनके ही कानून के खिलाफ लड़ रहा था। सामने था माइकल ओडवायर, जिसके आदेशों ने जलियांवाला बाग को खून से रंग दिया था। यह मुकदमा 5 हफ्तों तक चला और उस समय का सबसे लंबा सिविल केस बना। ब्रिटिश मीडिया ने इसे खूब कवर किया और लोग दूर दूर से सुनवाई देखने आए। यहां तक कि बीकानेर के महाराजा भी कोर्ट पहुंचे। लेकिन नायर के लिए यह जंग आसान नहीं थी। जूरी में 12 अंग्रेज थे और जज जस्टिस हेनरी मैककार्डी शुरू से ही ओडवायर के पक्ष में दिखे। ओडवायर की तरफ से वकील अर्नेस्ट बी चार्ल्स ने दलील दी कि डायर एक आदर्श प्रशासक थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने भारतीय प्रदर्शनकारियों को उग्रवादी और राष्ट्रद्रोही बताकर जूरी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। नायर की तरफ से पैरवी कर रहे थे सर वॉल्टर श्वाबे, जो कभी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नायर ने कोर्ट में जलियांवाला बाग की भयावहता को बयान किया, कैसे निहत्थे लोगों पर बिना चेतावनी के गोलियां चलाई गईं, कैसे मासूम बच्चे और महिलाएं मारे गए। लेकिन जज मैककार्डी ने केस को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने नायर से सवाल किया कि क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि डायर का गोली चलाने का फैसला गलत था। मैककार्डी ने कहा कि साम्राज्य की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए कठोर कदम जरूरी हो सकते हैं। कोर्ट में नायर के खिलाफ पूरा सिस्टम था। जूरी पक्षपाती थी, जज ओडवायर का समर्थन कर रहे थे और ब्रिटिश प्रेस भारतीयों को बदनाम करने में लगा था। फिर भी नायर ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दलील को तथ्यों और तर्कों के साथ पेश किया, ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को उजागर किया। चैप्टर 5, द वर्डिक्ट एंड इट्स लेगेसी। 5 हफ्तों की जंग के बाद फैसला आया। 11-1 के बहुमत से नायर केस हार गए। उन्हें ओडवायर की मानहानि का दोषी ठहराया गया और 500 पाउंड का जुर्माना और मुकदमे का खर्चा चुकाने का आदेश दिया गया। ओडवायर ने नायर को माफी मांगने का ऑफर दिया ताकि जुर्माना माफ हो सके, लेकिन नायर अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। उन्होंने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने जलियांवाला बाग के बारे में सिर्फ सच लिखा है। नायर के पास हायर कोर्ट में अपील करने का मौका था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना था कि एक और अंग्रेजी जूरी वहीं फैसला देगी। कानूनी तौर पर नायर हार गए, लेकिन उनकी हार ने भारत की आजादी की लड़ाई को नई ताकत दी। इस मुकदमे ने ब्रिटिश सरकार की पक्षपाती न्याय व्यवस्था को दुनिया के सामने ला दिया। लंदन में छपी खबरों ने ब्रिटिश जनता को जलियांवाला बाग की सच्चाई से रूबरू कराया और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को और मजबूती मिली। इस केस ने भारतीयों को दिखाया कि ब्रिटिश सरकार अपने अपराधियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसने भगत सिंह, ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को और प्रेरित किया। 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडवायर की हत्या कर जलियांवाला बाग का बदला लिया, लेकिन उन्हें फांसी दे दी गई। 1934 में 77 साल की उम्र में नायर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। नायर ने न सिर्फ कोर्ट में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि अपने सिद्धांतों और साहस से लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। वो एक ऐसे हीरो थे
जिन्होंने बिना हथियार उठाए कानून की ताकत से साम्राज्य को हिलाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच की लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती, भले ही उसका नतीजा तुरंत न दिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और शंकरन नायर की कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जड़ें हैं, हमारी ताकत है। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो अपनी ताकत को कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और आपको शंकरन नायर की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऑडिबल हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ।